हेलो दोस्तों, आप भी यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन गाइड है। इस वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के टॉप 25 एमसीक्यू डिटेल्स में कवर किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने वेस्टर्न थिंकर, इंडियन सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, इस 4 टॉपिक्स को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही इसके डिटेल्स एक्सप्लेन भी हम आंसर को करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट, जैसा कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को क्या कहा है? ए सोशल फिजिक्स, बी सोशल बायोलॉजी, सी सोशल केमिस्ट्री या डी सोशल फिलोसफी। जैसा कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आंसर आता होगा। करेक्ट आंसर है सोशल फिजिक्स। अगस्त कॉम्ट, जिन्हें कि समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ने शुरुआत में इस विषय के लिए सोशल फिजिक्स, समाज भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। बाद में 1938 में उन्होंने इसे सोशियोलॉजी नाम दिया। साथ में दोस्तों ये भी ध्यान रखें, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ निकल कर आते जा रहे हैं। जैसे कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। सोशल फिजिक्स जो उन्होंने नाम रखा था सोशियोलॉजी का, वो 1838 में इसे बदल कर इन्होंने सोशियोलॉजी नाम रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेज का अंतिम चरण कौन सा है? ए थियोलॉजिकल, बी मेटाफिजिकल, सी पॉजिटिव या डी साइंटिफिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉजिटिव, जिसे साइंटिफिक भी कहा जाता है, लेकिन कॉम्ट की शब्दावली में पॉजिटिव मुख्य है। कॉम्ट के अनुसार समाज 3 चरणों से गुजरता है। थियोलॉजिकल अर्थात धार्मिक, मेटाफिजिकल तात्विक, पॉजिटिव या साइंटिफिक प्रत्यक्षवादी, जहां घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इमाहिल दुर्खिम के अनुसार सोशल फैक्ट क्या है? ए पर्सनल बिलीफ्स, बी एक्सटर्नल एंड कोरेस्क्रेसिव, सी इमोशनल स्टेट या डी बायोलॉजिकल फैक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटर्नल और कोरेसिव। दुर्खिम का मानना था कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर होते हैं अर्थात एक्सटर्नल, और वो व्यक्ति पर कार्य करने के लिए दबाव अर्थात कोरिक्रिज्म डालते हैं, जैसे कानून, रीति रिवाज और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम की एनोमी का अर्थ क्या है? ए सोशल ऑर्डर, बी नॉर्मलेसनेस, सी यूनिटी या डी इक्वलिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप वीडियो को पॉज करके चेक करते जाएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही जवाब दिए हैं और आपकी तैयारी कैसी है। इनोमी वह स्थिति है जब समाज में पुराने नियम टूट जाते हैं और नए स्पष्ट नहीं होते हैं, जिससे समाज में नियमहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 हो चुका है। नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार बेस क्या है? ए रिलीजन, बी इकोनॉमी, सी कल्चर या डी एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी जो है, जो भी उन्होंने बताया है, सारा चीज उनका इकोनॉमी पर ही डिपेंड है। कार्ल मार्क्स के बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर सिद्धांत में बेस आर्थिक संबंधों जैसे उत्पादन प्रणाली को कहा गया है। धर्म, कानून और राजनीति सुपर स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है जो इस आर्थिक आधार पर टिके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एलिनेशन का संबंध किससे है? मैक्स वेबर, मार्क्स, सी दुर्खिम या डी स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्क्स। ऑप्शन बी मार्क्स है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मार्क्स ने बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने काम, उत्पाद, साथियों और अंततः खुद से अलग थलग हो जाता है, जिसे अलगाव या एलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सारे क्वेश्चंस के जवाब सही
सॉल्व करते जा रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। कमेंट में लिखकर आप अवश्य बताएं आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार अथॉरिटी का कौन सा प्रकार कानून पर आधारित है? ए ट्रेडिशनल, बी चैरिस्टमैटिक, सी लीगल रेशनल या डी इमोशनल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीगल रेशनल। वेबर ने सत्ता अथॉरिटी के 3 प्रकार बताए हैं। लीगल रेशनल सत्ता वह है जो नियमों और कानूनों द्वारा स्थापित होती है, जैसे कि नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स वेबर का आइडियल टाइप क्या है? ए रियल, बी हाइपोथेसिस, सी एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट या डी लॉ। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन सी एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट। आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप कोई नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि शोध के लिए बनाया गया एक मानसिक खाका या विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसके आधार पर वास्तविकता की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो में आप पूरा अवश्य देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? ए मशीन, बी ऑर्गेनिज्म, सी स्टेट या डी फैमिली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन मैंने उठाया है। हर टॉपिक से यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन जो आपने भूल गए हो एक बार आपकी रिवाइज हो जाती हैं। स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनालॉजी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर उसे चलाते हैं, वैसे ही समाज की संस्थाएं, धर्म, शिक्षा आदि समाज को जीवित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? ए मार्क्स, बी स्पेंसर, सी दुर्खिम या डी वेबर। करेक्ट आंसर है स्पेंसर। हालांकि यह डार्विन से प्रभावित था, लेकिन समाजशास्त्र में स्पेंसर ने इसे सोशल डार्विनिज्म के रूप में लागू किया, जिसका अर्थ है समाज में केवल वही संस्था या समूह जीवित रहती है जो अनुकूलन या अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एम.एस. श्रीनिवास का संस्कृतिराइजेशन क्या है? संस्कृतिराइजेशन क्या है? ए वेस्टर्नाइजेशन, बी लोअर कास्ट एडॉप्टिंग अपर कास्ट प्रैक्टिसेस, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी अर्बनाइजेशन। करेक्ट आंसर है लोअर कास्ट एडॉप्टिंग अपर कास्ट प्रैक्टिस। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति के रीति रिवाजों, शाकाहार और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डोमिनेंट कास्ट का आधार है? ए रिलीजियन, बी नंबर प्लस पावर, सी लैंग्वेज या डी कल्चर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी नंबर प्लस पावर। श्रीनिवास के अनुसार किसी जाति को प्रभु जाति तब माना जाता है जब उसके पास आर्थिक शक्ति, भूमि, राजनीतिक शक्ति और पर्याप्त संख्या में बल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जी.एस. घुरिये ने किस विषय पर काम किया है? ए कास्ट, बी ए क्लास, बी कास्ट, सी इकोनॉमी या डी पॉलिटिक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कास्ट अर्थात जाति। जी.एस. घुरिये ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि यह किताब कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, में भारतीय जाति व्यवस्था की विस्तृत विशेषताओं का वर्णन किया है। नंबर 14, रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या है? ए कंक्लूजन, बी एंजप्शन टू बी टेस्टेड, सी डेटा या डी थ्योरी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एजप्शन टू बी
टेस्टेड। परिकल्पना या हाइपोथेसिस एक काम चलाऊ अनुमान है जिसकी सत्यता की जांच शोध के दौरान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15। सैम्पलिंग का उद्देश्य क्या है? ए इंक्रीज डेटा, बी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, सी रिड्यूस एक्यूरेसी या डी मेक थ्योरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य पूरे समूह में से कुछ चुनिंदा लोगों को चुनना है जो पूरे समूह की विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 16। ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर शामिल होता है, इसे क्या कहते हैं? ए नॉन पार्टिसिपेंट, बी पार्टिसिपेंट, सी एक्सपेरिमेंटल या डी सर्वे। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट। सहभागी अवलोकन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता उस समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है जिसका वह रिसर्च कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फैमिली का प्राथमिक कार्य क्या है? ए प्रोडक्शन, बी रिप्रोडक्शन, सी पॉलिटिक्स या डी ट्रेड। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर रिप्रोडक्शन। परिवार का सबसे मौलिक कार्य समाज की निरंतरता के लिए बच्चों का प्रजनन और उसका सामाजिकरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ज्वाइंट फैमिली की विशेषता क्या है? इंडिविजुअलिज्म, बी स्मॉल साइज, सी कॉमन रेसिडेंस या डी आइसोलेशन। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी कॉमन रेसिडेंस। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मैरिज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए इकोनॉमी, बी सोशल रेगुलेशन, सी पॉलिटिक्स या डी एजुकेशन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोशल रेगुलेशन। करेक्ट आंसर है सोशल रेगुलेशन। विवाह केवल यौन संतुष्टि का साधन नहीं है बल्कि यह परिवार बनाने और यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता और नियमन प्रदान करने की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कल्चर क्या है? ए बायोलॉजिकल, बी लर्न्ड बिहेवियर, सी जेनेटिक या डी इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लर्न बिहेवियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लर्न बिहेवियर। संस्कृति हमें जन्म से नहीं मिलती बल्कि यह समाज में रहकर सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कल्चरल रैग किसने दिया है? ए विलियम एफ ऑगवन, बी मार्क्स, सी वेबर या डी दुर्खिम ने। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए विलियम एफ ऑगवन ने। इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन कल्चरल लैग तब होता है जब भौतिक संस्कृति टेक्नोलॉजी तेजी से आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति विचार परंपराएं पीछे रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सोशलाइजेशन का पहला एजेंट कौन है? स्कूल, बी फैमिली, सी मीडिया या डी स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फैमिली। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही समाज के नियम और मूल्य सीखता है, इसीलिए इसे
प्राथमिक एजेंसी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राथमिक एजेंसी किसे कहा जाता है, तो फैमिली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? ए W.G. समर, बी मार्क्स, सी दुर्खिम या डी वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए W.G. समर ने इन ग्रुप की अवधारणा दी है। समर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में अंतर समूह, इन ग्रुप और बाह्य समूह, आउट ग्रुप का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सोशल मोबिलिटी क्या है? ए स्टेबिलिटी, बी चेंज इन स्टेटस, सी कल्चरल चेंज या डी इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेंज इन स्टेटस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रैटिफिकेशन का आधार क्या है? इक्वलिटी, बी इनइक्वलिटी, सी यूनिटी या डी कल्चर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इनइक्वलिटी। सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च नीच के विभिन्न स्तरों जैसे जाति या वर्ग में विभाजित करने की प्रक्रिया है जो असमानता पर आधारित है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 1 के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं और नेक्स्ट सेट 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।